चैप्टर 1 फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जबकि उसका मेन पर्पस होता है कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल या फिर पब्लिक ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाना। मेन डिफरेंस जो एक एनपीओ और एक दूसरी फर्म्स के बीच में होता है वो ये होता है कि एनपीओ अपना प्रॉफिट अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 3 स्टेटमेंट बनाती है: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तुम्हारे कैश बुक जैसा ही होता है, बस वो तुम्हारी कैश बुक की समरी होती है। उसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन हर डेली बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं होते। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो तुम्हारा ईयर एंड पे बनता है। सो बेसिकली ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ नहीं है। तुम लोगों को डेबिट साइड पे रिसिप्ट लिखना है, क्रेडिट साइड पे तुम्हारे पेमेंट्स लिखना है। जैसे तुम लोग कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट में यहाँ पे कैश का ओपनिंग बैलेंस आएगा। सारे ट्रांजेक्शन जो भी रिसिप्ट तुम लोगों को ईयर में हुई है वो तुम यहाँ पे लिखोगे, जो तुमने पेमेंट्स किए वो तुम लोग यहाँ पे लिखोगे, और जो बैलेंस बचेगा तुम लोग यहाँ पे लिखोगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तुम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो ट्रांजेक्शन भले करंट ईयर का हो या ना हो, अगर तुमको पैसा मिला है तो वो रिसिप्ट साइड आएगा, और तुमने पैसा दिया है वो तो पेमेंट साइड लिखना ही है, भले वो इस साल का हो या ना हो। सेकंड स्टेटमेंट हम जो बनाते हैं वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली सेम एज पीएनएल होता है। जैसे पीएनएल में तुम लोग इस साइड एक्सपेंडिचर लिखते हो, इस साइड इनकम लिखते हो, हम लोगों को सेम उसी तरह करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमको सिर्फ ये याद रखना है कि इस स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शन आएंगे। मतलब अगर मेरा इस साल की सैलरी 5000 है और मेरी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है 500, तो ये जो पिछले साल की प्रीवियस ईयर की 500 जो आउटस्टैंडिंग है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। पर अगर तुम लोगों की इस साल करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है 500, ये भले तुमने पे किया हो या नहीं किया हो, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। तो ये चीज़ याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे करंट ईयर के ट्रांजेक्शन आएंगे, भले तुमने वो इंकर किए हैं, भले वो तुमने रिसीव किए हो या ना किए हो। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे बनता है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। इसके अंदर क्या होता है, मैंने तुमको जैसे बताया कि भाई ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद जो तुमको सब्सक्रिप्शन मिला है वो लिखोगे, भले करंट ईयर का हो नहीं हो, इररिस्पेक्टिव वो किसी भी ईयर का होगा, तुमको इस साल पैसा मिला है तो तुमको उसको लिखना है। जनरल डोनेशन वो डोनेशन होते हैं जिसके अगेंस्ट में कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं होती कि इस डोनेशन को तुमको कहाँ यूज़ करना है। कोई भी एंट्रेंस फीस मिली हो, कोई ग्रांट्स मिले हो, तुम लोगों ने कुछ न्यूज़पेपर सेल करके कुछ पैसा कमाया हो, कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल बेच के पैसा कमाया हो, जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके सामने तुमको जो इंटरेस्ट मिला हो, तुमने जो इनकम लेक्चर्स दे दे के इनकम कमाई है वो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के सामने तुमको डिविडेंड मिला है, वो रिसिप्ट साइड आएगा। रेंट रिसीव्ड आएगा, इंटरेस्ट रिसीव, मिसलेनियस रिसीव, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब वो फीस जो मेंबर्स अपन को लाइफ टाइम मेंबर्स बनने के लिए पे करते हैं। कोई सब्सक्रिप्शंस दिए गए हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अगर डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस दिए गए हैं, कुछ ग्रांट्स दिए गए हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। लेगेसीज, ये लेगेसीज क्या होता है ये हम सब आगे समझेंगे, एक एक टर्म अपन लोग आगे समझेंगे। एंडोवमेंट फंड, सेल ऑफ फिक्स एसेट, रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल फंड, ठीक है। उसके बाद इस साइड अगर तुम लोगों का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो तुम लोग इस साइड लिखोगे, पर अगर तुम्हारा क्रेडिट है मतलब बैंक ओडी है तो तुम लोग क्रेडिट साइड लिखोगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में और सारा क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड में तुम लोग समझ जाओ, पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड में तुम लोगों का क्या क्या आएगा, जो भी तुम्हारे एक्सपेंडिचर है, जैसे सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, पोस्टेज हो गया, बाद में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के हो गए, रिपेयर एक्सपेंडिचर हो गया, ऑडिट फीस हो गई, मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सिक्योर सेक्रेटरी ऑनरेरियम हो गया। और ये ऑनरेरियम क्या होता है, ऑनरेरियम मतलब अपन लोग उन लोगों को एज ऑनर कुछ पेमेंट करते हैं तो वो ऑनरेरियम होता है, ठीक है। फिर म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया, प्राइज अपन ने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए तो उसमें जो खर्चा लगा वो हो गया, तुम लोगों ने कुछ शोज़ ऑर्गेनाइज किए उसमें जो तुम्हारा खर्चा हुआ वो, कोई मिसलेनियस पेमेंट्स किए, छोटे मोटे पेमेंट्स, वो तुमने फिक्स एसेट परचेज किए तो तुम्हारा पैसा तो डेफिनेटली गया है। मैंने क्या बोला था, रिसिप्ट एंड पेमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों ने
किस टाइप का खर्चा किया है, बड़ा खर्चा, छोटा खर्चा, तुम लोगों को सारा, अगर कोई चीज़ से तुमको पैसा मिल रहा है तो तुमको रिसिप्ट में लिखना है, कोई चीज़ से पैसा जा रहा है तो उसको अपन को पेमेंट्स में लिखना ही है। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदने में पैसा खर्च किया, इन्वेस्टमेंट किया तुम लोगों ने, बुक्स खरीदी, लोन को रीपे किया, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को अपने पेमेंट साइड में लिखनी है। उसके बाद जो बैलेंस आएगा अगर तुम लोगों का डेबिट साइड तुम्हारी क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो तुम्हारा बैलेंस यहाँ पे आएगा, तुम लोग यहाँ पे बैलेंस सीडी करके क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे। अगर तुम्हारा क्रेडिट साइड तुम्हारी डेबिट साइड से ज़्यादा है तो तुम्हारा बैलेंस यहाँ पे आएगा और ये तुम्हारा बैंक ओडी होगा। ये तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का स्टेटमेंट है। इसके अंदर देख लीजिए, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंडिचर्स आते हैं, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स आती है। मैंने तुमको क्या बताया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शन आएंगे, पिछले साल के ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, अगले साल के ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा देख लीजिए। एक्सपेंडिचर में सैलरीज आएगी, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनोरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, पोस्ट मटीरियल यूज़। और तुम्हारे इनकम साइड में क्या आएगा, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस जो होगा, डोनेशन। ये कौन सा वाला डोनेशन है, स्पेसिफिक या जनरल? ये तुम्हारा जनरल डोनेशन है, पॉइंट टू बी नोटेड। सिर्फ जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, स्पेसिफिक डोनेशन तुम्हारा बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हॉल रेंट, सैलरी रिसिप्ट, और ठीक है जो भी बैलेंस आएगा वो तुम्हारा सरप्लस या डेफिसिट होगा। अब तुम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर, कौन सा अमाउंट तुम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताओगे। सपोज तुम्हारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सैलरीज दिख रहा है 5,000 रुपये, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 600 रुपये, वो भी तुमने पेमेंट किया है और तुम लोगों को अगले साल का एडवांस मिला है। सो तुम लोग कितने अमाउंट से एक्सपेंडिचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करोगे वो देख लो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तुमको 5,000 रुपये दिया है कि तुमने 5,000 का सैलरी पेमेंट किया है। क्या ज़रूरी है ये 5,000 इसी साल का पेमेंट हो? नहीं। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इस 5,000 में से 600 रुपये तुमने पिछले साल का पेमेंट किया है और 800 रुपये तुमने अगले साल का पे किया है। तो ये 5,000 में से तुम लोग ये 600 और 800 को क्या कर दोगे, हटा दोगे। और ऐसा बोला है कि इस साल का आउटस्टैंडिंग 500 रुपये, भले तुमने ये 500 रुपये अभी तक पेमेंट नहीं किया पर ये अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो इसको तुम लोग क्या करोगे, ऐड करोगे। और पिछले साल इस साल के लिए जो एडवांस मिला था 1,400 रुपये, वो भी तुम ऐड करोगे। जो टोटल अमाउंट आएगा 5,500, उसको तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करोगे। सेम गोज विथ इनकम। सपोज तुमको सब्सक्रिप्शन दिया है एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 10,000 रुपये, ठीक है। ऐसा बोला है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपये, तुम लोगों को पिछले साल इस साल के लिए जो एडवांस मिला वो 3,000 रुपये है। पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है जो तुम लोगों को इस साल मिला है उसको तुमको हटाना है। क्यों? मैंने क्या बोला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इस साल के ट्रांजैक्शन आते हैं। प्लस हो सकता है ना कि इस 10,000 में किसी ने तुमको अगले साल का भी पेमेंट इस साल कर दिया हो, तो एडवांस जो अगले साल का है उसको भी तुम लोगों को हटाना है। तो फिर जो बैलेंस फिगर आएगा उसको तुमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर उतना ही माइनस होगा जितना तुमको इस साल मिला है। सपोज पिछले साल किसी को तुमको 10,000 रुपये देना बाकी था, वो इस साल तुम्हारे पास आया, वो बोला कि सर मेरे पास अभी सिर्फ 2,000 रुपये देने को है, तो तुम लोग कितना लेस करोगे? तुम लोग 10,000 लेस करोगे या 2,000? इसमें से सिर्फ तुमको जितना मिल गया है उतना लेस होगा, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 2,000 लेस होगा, 10,000 नहीं। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। उसके बाद मटेरियल यूज़ की बात करते हैं। तुम लोग मटेरियल यूज़, कितना मटेरियल तुमने यूज़ किया है उसको कितना अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे वो देख लो। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग, ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा मटेरियल यूज़ का, ठीक है। बट कभी कभी परचेजेस नहीं दिए होते हैं तो उसकी अपना फॉर्मेट कुछ और हो जाएगा। ये देखो अमाउंट, तो उसमें फॉर्मेट क्या होगा। सपोज तुमने कुछ स्टेशनरी परचेज की है इस साल, उसमें तो वो तुम लोगों ने 1,08,000 की परचेज की है, पर क्या ये 1,08,000 का पूरा पेमेंट तुम लोगों ने इसी साल का किया हो? ज़रूरी नहीं है, राइट। तो मैं बोल रही हूँ इसके अंदर तुम लोगों को क्या ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड करना है। और क्या लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है और ओपनिंग क्रेडिटर लेस करना है। इसका लॉजिक क्या, लॉजिक समझते हैं।
क्योंकि ये जो मैंने पेमेंट किया होगा इसमें से कुछ पेमेंट मैंने पिछले साल को किया, पिछले साल वाले क्रेडिटर्स को किया होगा। पिछले साल वाले क्रेडिटर्स मतलब इस साल के ओपनिंग क्रेडिटर्स, मतलब उसको लेस करोगे। और कुछ पेमेंट अभी करना बाकी होगा, मतलब अभी तुम लोगों को क्लोजिंग क्रेडिटर्स को पैसा देना बाकी होगा, पर वो है तो इस साल के क्रेडिटर्स, मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। प्लस मैंने ओपनिंग स्टॉक को क्यों ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक को क्यों लेस किया, समझना। इस साल का ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग होगा, वो पिछले साल यूज़ नहीं हुआ, मतलब इस साल यूज़ होगा, इसीलिए वो ऐड हो रहा है। इस साल का क्लोजिंग मतलब पिछले साल का ओपनिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, वो इस साल यूज़ नहीं हो रहा है, वो कब यूज़ होगा, वो नेक्स्ट ईयर यूज़ होगा, इसीलिए उसको तुमको इसमें से लेस करना है। वापस ध्यान रखो मैंने क्या बोला, एक बार फिर से देख लेते हैं ये कैसे होता है। सपोज़ मैंने स्टेशनरी को पेमेंट किया 1,08,000 का, पर ये ज़रूरी नहीं है ये 1,08,000 पूरा का पूरा इस साल का पेमेंट हो, इसीलिए इसमें मैंने क्या ऐड किया, इसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड किए, और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस किए। क्या लॉजिक, ओपनिंग स्टॉक का मैंने तुमको लॉजिक बताया। ओपनिंग स्टॉक मैंने इसीलिए ऐड किया कि वो पिछले साल का क्लोजिंग था, वो पिछले साल यूज़ नहीं हो पाया, मतलब वो किस साल यूज़ होगा, वो इस साल यूज़ होगा। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि अभी भी उनको पेमेंट करना बाकी है, पर उन लोगों को पेमेंट करना बाकी है, और ये जो 13,000 का मटेरियल वो तुम लोग इस साल यूज़ करोगे। और तुमने क्लोजिंग स्टॉक को क्यों माइनस किया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तुम लोगों का इस साल यूज़ नहीं होगा, वो अगले साल यूज़ होगा। और ओपनिंग क्रेडिटर्स को तुम लोगों ने क्यों माइनस किया, क्योंकि वो पिछले साल के क्लोजिंग थे, जो पिछले साल के क्रेडिटर्स है उनको तुमने इस साल पेमेंट किया, इसीलिए तुमने 20,000 को माइनस कर दिया। अभी तक अपन लोगों ने एनपीओ के स्टेटमेंट्स किस तरह से बनते हैं वो देखे थे। अपन ने देखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता था, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ हम लोगों को ये ध्यान रखना है जितना पैसा हमको मिला वो तुम्हारी रिसिप्ट साइड, जितना पैसा तुम्हारा गया वो तुम्हारा पेमेंट साइड। तुम लोगों को और कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इस साल का है या नहीं है, तुमको सिर्फ ये ध्यान रखना है पैसा आया तो रिसिप्ट साइड, पैसा गया तो वो पेमेंट साइड। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ वो ही इनकम या एक्सपेंडिचर आएंगे जो करंट ईयर के हैं। एक और चीज़ जो कंसेप्ट मेरे को तुम लोगों को आज समझाना है, क्या हर एक्सपेंडिचर और हर इनकम तुम्हारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में आएगी? द आंसर इज़ नो, क्योंकि सारे एक्सपेंडिचर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आ सकते, ना ही सारी रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। क्यों, उसका रीज़न क्या है? एक्सपेंडिचर्स दो टाइप के होते हैं, एक तुम्हारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक तुम्हारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मतलब जो तुम्हारे डे टू डे एक्सपेंडिचर्स है, जैसे कि तुम्हारी सैलरी का पेमेंट हो गया, तुम्हारा रेंट का पेमेंट हो गया, ये सब तुम्हारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स तुम्हारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएंगे। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते क्या है? एक इस ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिसका खर्चा अपन सिर्फ एक बार कर रहे हैं और उसका बेनिफिट अपन को लॉन्ग टाइम के लिए मिल रहा है। जैसे कि अपने एमएफए में अपन लोगों ने बेंचेस लगाई है, वो बेंचेस का मैंने खर्चा किया सपोज 50,000। क्या वो 50,000 का बेनिफिट मुझे सिर्फ एक साल के लिए मिलेगा या जब तक मेरी एमएफए है तब तक मिलेगा? जब तक मेरी एमएफए है तब तक मिलेगा। मतलब वो 50,000 का एक्सपेंस करके मैंने मेरी एक एसेट क्रिएट कर दिए। तो क्या एसेट कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ सकती है? नहीं, वो हमेशा कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगी, ये ध्यान रखना। सेम गोज विथ इनकम। इनकम में तुम रिसिप्ट तुम्हारी दो टाइप की होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट, एक रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो तुम लोगों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि डिविडेंड हो गए, इंटरेस्ट हो गए, जो इसी साल की इनकम है उसका बेनिफिट एक साल तक ही लिमिटेड है। जो डे टू डे इनकम्स होती है, जैसे मेरी ट्यूशन फीस, वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट हुई। पर तुम कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलोगे? कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसे रिसिप्ट, सपोज अपन लोग एक एनजीओ है, एनजीओ में एक मेंबर आता है, वो मेंबर मेरे को बोलता है कि मैम मुझे आपके एनजीओ का मेंबर बनना है, मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ, मैं लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनना चाहता हूँ। उसने मुझे एक बार पेमेंट किया और वो मेरा लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन गया, राइट? तो ऐसा पेमेंट जो मेरे को मिलता एक बार है, पर उसका बेनिफिट मुझे सामने वाले को
बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देना पड़ता है। ऐसे रिसिप्ट मेरे कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं। इस चीज़ को दिमाग में बिठा दो, कैपिटल रिसिप्ट मेरे कैपिटल फंड में ऐड होगा। ये कैपिटल फंड क्या होता है ये हम बैलेंस शीट का जब स्ट्रक्चर समझेंगे तब मैं तुमको डिटेल में समझाऊंगी। तो बेसिकली अपन ने ये देखा कि एक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड, वो तुम्हारी एसेट क्रिएट करवाएगा। इनकम एंड इनकम भी दो टाइप की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट तुम्हारी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होगी, जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट तुम्हारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे आएगी। ये देखो कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि सैलरी तुम्हारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, पर किस तरह का एक्सपेंडिचर होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, इसीलिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाया जाएगा। उसके बाद देखो लैंड एंड बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन करने में जो खर्चा किया उससे मेरी एसेट क्रिएट हुई, तो वो एक्सपेंडिचर है, पर किस तरह का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसीलिए वो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट साइड जाएगा, क्योंकि खर्चा करने से मेरी एसेट क्रिएट हुई तो मेरी एसेट बढ़ेगी और मेरा कैश कम होगा। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, मैंने तुमको बताया था एक बार पेमेंट मिल रहा है रिसिप्ट, पर किस टाइप की रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, इसीलिए बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए जनरल डोनेशन तुम्हारी क्या है, वो भी तुम्हारी रिसिप्ट है, पर वो किस टाइप की रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। वो कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड। अब एक चीज़ और समझिए, ये जो कैपिटल रिसिप्ट है उसके अंदर 2-3 चीज़ें और आती है। क्या क्या आते हैं, कैपिटल रिसिप्ट में ऐसे फंड्स भी आते हैं जो तुम लोगों को स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि सपोज एक स्पोर्ट्स क्लब तुम्हारे पास आता है, आप एक एनजीओ हो, आप स्पोर्ट्स क्लब आपके पास आता है, वो बोलता है कि हमको एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए हम आपको 50 लाख रुपए देते हैं, उसका फंड एक साइड में रख दीजिए। उसने मुझे 50 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए दिए हैं, तो ये जो 50 लाख रुपए मिले वो मेरी रिसिप्ट है, पर वो किस तरह की रिसिप्ट है, मेरी कैपिटल रिसिप्ट है। ध्यान रखिए कैपिटल रिसिप्ट में वो चीज़ें भी आएगी, वो फंड्स भी आएंगे जिसका कोई पर्पस स्पेसिफाइड है। यहाँ पे ये जो 50 लाख रुपए मिले वो मुझे किसके लिए मिले, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसीलिए मेरा किस तरह का रिसिप्ट हुआ, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, इसके आगे के कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कुछ एग्जांपल्स है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मैंने तुम लोगों को समझाया था ना कि अगर सपोज कोई पर्सन आता है मेरे पास, वो मुझे बोलता है कि मैं आपको 50 लाख रुपए दे रहा हूँ, इस 50 लाख को आपको स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने में यूज़ करना है। उसने मुझे क्लियरली ये 50 लाख रुपए किस लिए दिए हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। मतलब मुझे यहाँ पे एक अलग से फंड बनाना पड़ेगा, किसका, स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने का। इसीलिए ऐसा कोई भी फंड जो मैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाती हूँ तो वो मेरी लायबिलिटी साइड में उस फंड के नाम से आ जाता है। सपोज एक स्पोर्ट्स फंड है, उसका ओपनिंग बैलेंस मेरा 1 लाख रुपए, मेरे पास एक स्पोर्ट्स फंड पड़ना है 1 लाख रुपए। कोई पर्सन आया, उसने बोला मुझे भी आपके स्पोर्ट्स फंड में कंट्रीब्यूशन करना है, मुझे भी डोनेशन देना है उस फंड के लिए, तो मैं उसके अंदर डोनेशन को ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास कितने रुपए हो गए, 1,10,000 रुपये। अब मेरी बात समझिए, मेरे को स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना है अगले साल, अभी मेरे पास 1,10,000 रुपये पड़े हैं, क्या मैं उसको ऐसे ही वेस्ट जाने दूंगी, नहीं, मैं उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगी। तो उसको इन्वेस्ट करके जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उसको भी तुम लोग यहाँ पे ऐड करोगे। अब तुम लोगों ने सपोज तुम लोगों का जितना भी पैसा आया, अब तुम उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर करना चालू करते हो। जैसे अब स्पोर्ट्स इवेंट अपन को अगले साल ऑर्गेनाइज करना है, अब सपोज 6 महीने बाकी, तो तुम लोग उसकी मार्केटिंग करना चालू कर रहे हो, तो मार्केटिंग करने में कुछ खर्चा लग रहा है, तो उसका जो एक्सपेंस होगा उसको तुम लोग इसमें से माइनस कर दोगे, तो जो बैलेंस बचेगा उसको अभी भी तुम लोग लायबिलिटी साइड में ही दिखाओगे। ये केस 1 हो गया जहाँ पे तुम्हारे फंड में अभी भी खर्चा करने के बाद पैसा पड़ा है। पर सपोज तुम्हारे फंड में सिर्फ 10,000 रुपये था, किसी ने 5,000 का डोनेशन दिया, ये 15,000 तुमने कहीं इन्वेस्ट करके 1,500 रुपये इंटरेस्ट कमाया, तुम्हारे पास कितने रुपए हुए, 16,500। अब एक्चुअल में जब तुमने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो तुम्हारा खर्चा कितना हो गया, 20,000 रुपये का। मतलब तुमने कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया, 3,500 का। जब भी फंड में से खर्चा तुम्हारा एक्स्ट्रा लगे तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा उसको तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड दिखाओगे। ये चीज़ याद रखना, अगर
फंड तुम्हारा नेगेटिव में चला जाता है, मतलब खर्चा एक्स्ट्रा लग जाता है, तो वो तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, वो तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा। वापस देख लो क्या फॉर्मेट हो गया, जो भी तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है वो लिखो, उसमें कुछ एडिशनल डोनेशन मिला है वो लिखो, उसको इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट मिला है उसको ऐड करो, उसमें से जो खर्चा किया है उसको माइनस करो। जो बैलेंस आ रहा है अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो लायबिलिटी साइड में रहेगा, अगर बैलेंस नेगेटिव आ रहा है तो तुमको उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड दिखाना है। सपोज तुम लोगों ने कोई किसी चीज़ का कोई फंड नहीं बनाया, ऐसे ही तुम लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, सब लोगों से 50-50 रुपये लेके तुमने कुछ 50,000 रुपये कलेक्ट कर लिए और उसमें से खर्चा कर दिया, तो ये तुम्हारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं है, याद रखना। ये तुम्हारा डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। सपोज तुम लोग 100 मेंबर्स हो, 100 मेंबर ने हर मेंबर ने 500 रुपये कंट्रीब्यूट करके एक डिनर ऑर्गेनाइज करने का सोचा, तो तुम्हारे पास कितने रुपीज़ आए, 50,000 रुपये आए, और तुम लोगों का सपोज खर्चा हुआ 40,000 रुपये, तो ये 50,000 माइनस 40,000, 10,000 रुपये जो तुम्हारे बचे वो तुम्हारा लायबिलिटी, ये तुम्हारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग में का पार्ट नहीं है। ये 10,000 तुम कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। वापस सुनो, मैंने बोला कि तुम लोगों ने रैंडमली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, वहाँ पे तुमको 50,000 रुपये अपने मेंबर्स से मिले, उसके सामने 40,000 का खर्चा हुआ, तो ये जो 10,000 रुपये बचे वो तुम्हारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आएगा, क्योंकि ये जो 50,000 रुपये वो तुमने कुछ स्पेसिफिक फंड क्रिएट नहीं किया था, वो तुम्हारी एक स्पेशल रिसिप्ट है। जस्ट जनरली तुम लोगों ने ऐसे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सोचा, उसके लिए तुमने अलग से फंड नहीं बनाया था। जब भी किसी चीज़ के लिए अलग से फंड नहीं बनाया जाता तो वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही आएगा। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या हो रहा है, तुम लोग एक स्पोर्ट्स के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, वो स्पोर्ट्स इवेंट किया, उसका तुम लोगों ने बस एंजॉय किया और वो इवेंट खत्म हो गया, उससे तुम्हारी कोई एसेट अभी तक तुमने जो फंड अकाउंटिंग देखा था उसमें तुम्हारी कोई कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं हो रही, जबकि अब जो तुम लोग ट्रीटमेंट देखोगे उसमें तुम्हारी कैपिटल एसेट क्रिएट हो रही है, तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होगा। सपोज तुमको पेविलियन बनाने के लिए 8 लाख रुपए मिले, पेविलियन मतलब जहाँ पे वो क्रिकेटर्स लोग साइड में जाके बैठते हैं ना, आउट होने के बाद वो पेविलियन होता है, पेविलियन के लिए 8 लाख रुपये मिले। सपोज फर्दर डोनेशन इसी साल 10 लाख रुपये और मिले, 18 लाख का तुमको टोटल पेविलियन बनाने का बोला गया है, पर पेविलियन जो है उसको बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस साल ख़त्म होते होते मैंने 6 लाख जितना पेविलियन बनाने में खर्चा कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या तुम लोगों का यहाँ पे खर्चा करके वो पैसा वेस्ट मतलब ख़त्म हो गया, या उसके सामने कुछ एसेट क्रिएट हुई? अपन ने जो ये क्वेश्चंस देखे थे इसके अंदर तो भाई तुमको जितना पैसा मिला उतना पूरा खर्च हो जाता था, या फिर तुम लोगों की उसके सामने कोई एसेट क्रिएट नहीं होती थी। पर इसके अंदर क्या हो रहा है, ये 6 लाख की तुम लोगों की एसेट क्रिएट हो रही है, तो तुम लोगों को इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट्स करने, ये ध्यान रखो। सबसे पहले फंड में से 6 लाख हटा के तुमको कैपिटल फंड में ऐड करना है 6 लाख, और उसके सामने एडजस्ट करना है, उसके सामने एसेट दिखानी है कितनी, 6 लाख की। तुम लोग सोचो कि दीदी यहाँ पे तो सिर्फ तीन ही ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तीन एंट्रीज ही हुए, नहीं, एक्चुअल में 4 एंट्रीज हो रही है। फर्स्ट तुम लोग क्या कर रहे हो, पेविलियन फंड टू कैपिटल फंड कर रहे हो, कितना, 6 लाख। दूसरा क्या कर रहे हो, एसेट क्रिएट कर रहे हो। अब तुम लोगों ने जो एसेट क्रिएट की उसके सामने तुम्हारा कैश भी तो गया होगा, तो ही एसेट क्रिएट होगी, तो तुम लोगों का 6 लाख और 6 लाख का ये दूसरी एंट्री हुई, तो ये 4 एडजस्टमेंट हो गए। यहाँ पे कैश का अपन को दिखाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली बैलेंस शीट में जो कैश दिया जाएगा उसके अंदर ये 6 लाख का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा और अपन अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करेंगे। तो एक बार वापस देख लो किस तरह से करना है। सपोज तुम लोगों को पेविलियन फंड दिया है 8 लाख, उसमें 10 लाख का डोनेशन और मिला, इस साल तुमने 6 लाख का पेविलियन कंस्ट्रक्ट किया, तो 6 लाख को उस फंड में से माइनस करके कैपिटल में ऐड कर दो और सामने एसेट 6 लाख की क्रिएट कर दो, ठीक है।